संदेश खाली हिंसा पर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, जहां संदेश खाली मामले का मुख्य आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख गिरफ्तार हो चुका है। 55 दिन बाद पुलिस गिरफ्त में आई शाहजहां शेख को लेकर यह इस वक्त की बड़ी खबर है। तो एक बार फिर से बता दें, यह सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं संदेश खाली मामले में गिरफ्तारी को लेकर। आपको बता दें, पुलिस ने देर रात 3 बजे शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया है। मिनाखा इलाके से शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर यह बड़ी खबर आई। 55 दिन बाद शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई है। तो देखिए, संदेश खाली मामले को लेकर यह सबसे बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। शाहजहां शेख को आज ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस की तरफ से दोपहर 2 बजे शाहजहां शेख की पेशी होगी। जो खबर आ रही है, बशीरहाट कोर्ट में शाहजहां शेख की पेशी होगी। तो आखिरकार 55 दिन के बाद संदेश खाली मामले में जो मुख्य आरोपी है शाहजहां शेख, टीएमसी लीडर, आखिरकार उसकी गिरफ्तारी हो गई है। 55 दिन के बाद गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले शाहजहां शेख के 2 सहयोगी उत्तम सरदार और शिबू हाजरा 2 लोग गिरफ्तार किए जा चुके थे। सवाल यही था कि आखिर शाहजहां शेख की गिरफ्तारी कब होगी। और बड़ी खबर यह है कि शाहजहां शेख पर इस वक्त जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 49 एफआईआर दर्ज हुई हैं। पुलिस शाहजहां को ईडी सीबीआई को नहीं देगी। सोर्सेस के हवाले से यह बड़ी खबर है। ईडी और सीबीआई की हिरासत में नहीं देगी पुलिस। शाहजहां शेख, जिसकी 55 दिन बाद गिरफ्तारी हुई है, उसकी क्राइम कुंडली भी अब आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि बड़ी खबर जहां इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को लेकर है, वहीं उससे पहले आपको बता दें, देवदास मंडल 8 जून 2019 को किडनैपिंग का मामला सामने आया। वहीं 9 जून 2019 को पत्नी ने एफआईआर करवाई। इसके बाद कई टुकड़ों में शव भी मिले। आपको बता दें, शाहजहां शेख और उसके गुर्गों पर आरोप है। चार्जशीट में शाहजहां 23 आरोपियों के नाम नहीं है। जिनके नाम एफआईआर में नहीं है वो चार्जशीट में आरोपी हैं। हालांकि 3 साल बाद दायर की थी चार्जशीट। और इस बीच बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं इसकी पूरी क्राइम कुंडली को लेकर, जहां 8 जून 2019 को ही आपको बता दें, प्रदीप मंडल और सुकांता मंडल के मर्डर को लेकर खबर आई। गारमेंट शॉप में घुसकर शाहजहां ने गुर्गों को गोली मार दी। पॉइंट ब्लैंक से सिर के पिछले हिस्से में गोली मारी गई। दोनों आंखें बाहर निकाल दी गई। अब तक इस डबल मर्डर का हालांकि ट्रायल शुरू नहीं हुआ है और जिनके नाम एफआईआर में नहीं है वो आरोपी बनाए गए हैं। 5 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। कोर्ट से वारंट तक नहीं लिया गया है। एफआईआर से मुख्य आरोपी शाहजहां का नाम मिटाने की कोशिश भी की गई है। ये बड़ी डिटेल इस पूरी क्राइम कुंडली के तहत आपके सामने इसलिए रख रहे हैं क्योंकि बकायदा एक लंबी फेहरिस्त है। बिजली विभाग के ऑफिसर्स के साथ मारपीट का मामला, शाहजहां शेख मुख्य आरोपी है इसमें। बिजली विभाग में जाकर मारपीट की थी, अपने घर में बुलाकर भी मारा पीटा था। रविशंकर दत्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रविशंकर दत्ता, 55 दिन बाद हुई गिरफ्तारी के बाद इस वक्त फिलहाल क्या अपडेट शाहजहां शेख के बारे में, कहां पर है वो और अब लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या? देखिए, अभी तक जो खबर मिल रहा है, रात के 2 से 4 बजे के बीच उनको अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि ये टाइम था कि आम लोग जब सोते हैं तो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होने के चांसेस कम रहते हैं। उसका बाद सीधा उनको बशीरहाट जो कोर्ट है उसका लॉकअप में ऑलरेडी उनको पहुंचा दिया गया। इसका कारण ये है कि अगर वो मीनाका इलाके में रहेंगे तो उनके जो सपोर्टर थे वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब कर सकते हैं। रवि, इसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखते हुए देर रात का ये वक्त तय किया गया गिरफ्तार करने का, क्या इनपुट इसके बारे में फिलहाल था? बिल्कुल, देर रात में उनको गिरफ्तार करने का यही मकसद था कि अगर उसका पहले उनको गिरफ्तार कर लेते, लोगों को पता चलता, तो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो सकता है। और क्योंकि रात के 2 और 4 बजे ऐसा समय होता है जब लोग पूरा नींद में रहते हो, तो इस टाइम को वहां पे चुना गया ताकि उनको
ले जा सके यहाँ पे बशीरहाट कोर्ट में। बशीरहाट कोर्ट की लॉकअप में ऑलरेडी शेख शाहजहां है। 12 बजे उसका पेशकश होगी। 12 बजे के बाद पुलिस उनको अपना हिरासत में लेंगे। अब स्टेट पुलिस का मकसद यही है कि सबसे मतलब जितना हो सके उतना एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज करे, जिनका संख्या अभी 49 बताया जा रहा है, ताकि ईडी और सीबीआई उनको अपना हिरासत में ना ले सके। अब ईडी सीबीआई सूत्र से ये खबर आ रही है कि वो भी लॉयर को कंसल्ट करेंगे कि इतना एफआईआर अगर शेख शाहजहां के खिलाफ स्टेट पुलिस ने किया है तो ईडी कब उसको हिरासत में ले सकेगा। जब हिरासत में लेंगे तब शाहजहां से पूछने वाली बात कुछ रहेगा कि नहीं, ये भी समझने वाली बात है। तो इसीलिए ईडी भी स्ट्रेटेजिक मूव कर रहा है यहाँ पे। ये गिरफ्तारी हुई है, कुछ पता चल पाया है? पुलिस सोर्सेस कुछ बतला रहे हैं इन 55 दिनों में आखिरकार शाहजहां शेख कहां पर गया, कहां था ये? पुलिस के बारे में इसके बारे में कोई खुलासा नहीं हो सकता है। डीजी या तो फिर एसपी बशीरहाट कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, उसके बाद ही यहाँ पे कुछ पता चलेगा कि इतना दिन वो कहाँ छुपा हुआ था। इसका पूरा जो कुंडली है 55 दिन का, कहाँ वो गए थे, क्या था, क्योंकि वो एक समय कहा जा रहा था वो बांग्लादेश जा चुका है। उसके बाद रवि, मैं आपके पास जल्द वापस आती हूँ। आदित्य घोष भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और क्या जानकारी फिलहाल, क्योंकि संदेश खाली के हालात को देखते हुए गिरफ्तारी इतनी महत्वपूर्ण है, ऐसे में देर रात हुई गिरफ्तारी के बाद फिलहाल और क्या अपडेट इस बारे में आपके पास? आदित्य, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मेरे सहयोगी मुझे नजर आ रहे हैं, एक बार फिर से हम उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जी, जो खबर मिल रहा है वो जो शेख शाहजहां उनका अरेस्ट हो रहा है और उनका जो मोबाइल लोकेशन है, मोबाइल लोकेशन ट्रैक करके उनका गिरफ्तार आदित्य, आप उनकी मोबाइल लोकेशन ट्रैक करने के बाद हुई गिरफ्तारी के बारे में बता रहे थे। चलिए, आदित्य से कुछ संपर्क नहीं हो पा रहा है, कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन एक बार फिर से आदित्य हमारे सहयोगी का रुख करेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें, बहुत बड़ी गिरफ्तारी, क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया जा रहा था, बीजेपी की तरफ से धरना दिया जा रहा था। और देखिए, दिलीप घोष इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। दिलीप घोष, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आखिरकार गिरफ्तारी हो गई है, विपक्ष मांग कर रहा था कि जल्द से जल्द शाहजहां शेख गिरफ्तार हो, लेकिन अब गिरफ्तारी, अब क्या बोलेंगे आप? गिरफ्तारी तो 50 दिन पहले हो सकता था। अच्छा, क्यों नहीं किया? भरपूर प्रयास किया गया उसको बचाने के लिए। लेकिन जिस प्रकार आप लोगों ने मीडिया से इस विषय को उठाया, बार बार सच्चाई को सामने लाया, पूरा देश में हाहाकार हुआ, हम लोग लगातार आंदोलन किए, बाकी विरोधी पक्ष। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ गांव में इन लोग जिन्होंने सालों से प्रताड़ित थे, उन लोगों का आंदोलन तो काबिल तारीफ है। आज भी महिलाएं रास्ते में हैं, तो छुपा के रखना संभव नहीं हुआ, इसलिए मजबूरन उनको अरेस्ट करके दिखाना पड़ा। दिलीप घोष साहब, अभी भी ये है कि 49 एफआईआर दर्ज की गई हैं, लेकिन इस बीच खबर ये साफ नहीं हो पाई है कि क्या इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में ईडी और सीबीआई सवाल जवाब कर पाएगी या नहीं। अब तो आ गया, कोर्ट में आएगा, पेशी होगा, फिर वो हाथ में लेंगे। लेकिन टीएमसी और उसकी सरकार पूरी प्रयास करेगी उसको ईडी से, सीबीआई से बचाने के लिए। लेकिन जब तक ईडी एक्टिव होकर उसको हाथ में नहीं लेगा और पूछताछ नहीं करेगा, पूरा मामला साफ नहीं होगा। और जैसे जैसे पूछताछ होगा, बहुत सारा तथ्य उससे निकलेगा। और ऐसे बहुत लोग जो एंटी सोशल है, आईटीएमसी के लीडर बने हुए हैं, पूरा बंगाल को तहस कर रहे हैं। धीरे धीरे लोग भी इनके सामने आंदोलन करेंगे, मुंह खोलेंगे और बहुत सारा केस धीरे धीरे सामने आएगा। अच्छा दिलीप जी, लेकिन आप देखिए, लगातार जो ममता सरकार उस पर सवाल उठा रही है इस पूरे मामले में कार्रवाई को लेकर, लेकिन हम ये भी तो देख रहे हैं कि उत्तम सरदार हो, शिबू हाजरा और अब आखिरकार जो शेख शाहजहां उसकी गिरफ्तारी हो रही है, तो कैसे आपको सीरियसनेस पर सवाल नजर आता है? नहीं, सीरियसनेस अगर सरकार की होती तो सरकार 1.5 महीना पहले उसका अरेस्ट कर लेती। सरकार चाह रही कि ऐसे जो लोग हैं वो टीएमसी के एसेट है, वो चुनाव में धांधली कराते हैं, वोट कलेक्शन करते हैं, डराते हैं वोटर्स को और सरकारी पैसा लूटते हैं, लोगों की हक की धन। वहाँ देखिए, जो तीसरी भेड़ी बोला जाता है, बड़ा बड़ा एकड़ का जमीन जहाँ खेती होती है मछली की, वो हड़प ले, लोगों का जमीन पर नमकीन पानी निकाल करके उसको भेड़ी बना दिए। गरीब वहाँ ट्राइबल जो लोग हैं उनका जमीन हड़प लिए, तो हाहाकार कर रहे हैं, वही आंदोलन कर रहे हैं।
जी। तो ऐसे लोग ही टीएमसी को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर वो सब जेल में चले जाए, ना टीएमसी चुनाव लड़ पाएगी, ना पार्टी चलेगी। जी, घोष साहब, TV9 भारतवर्ष से बातचीत के लिए शुक्रिया आपका। बीजेपी नेता दिलीप घोष से शेख जहां की गिरफ्तारी के बाद कर रहे थे हम सवाल, जिन्होंने कहा कि अभी फिलहाल इतने दिनों की गिरफ्तारी के दौरान भी ये साफ नजर आ गया है कि अभी तक शेख शाहजहां को बचाने की ही कोशिश की जा रही थी। लेकिन गिरफ्तारी पर अब सुकांता मजूमदार का भी बयान आया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जिनकी तरफ से कहा गया कि बीजेपी के दबाव में शाहजहां की गिरफ्तारी हुई है। तो अभी तक जिस तरीके से 55 दिनों तक शेख शाहजहां का कोई सुराग नहीं था, इस दौरान लगातार उसको बचाने को लेकर भी सवाल उठाए गए। लेकिन अब जिस तरीके से गिरफ्तारी हो रही है, उसके बाद गिरफ्तारी के बाद सुकांता मजूमदार का यह बयान आया है कि बीजेपी के दबाव का ही नतीजा है कि शाहजहां की गिरफ्तारी हो पाई है। सुनिए क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी की लगातार आंदोलन की वजह से ये सरकार बाध्य हुई शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। पहले से तो ये सरकार डिनायल मोड में था, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। तो हमने पहले से ही बोला था, मैंने पहले से ही बोला था कि सरकार को बाध्य करेंगे, घुटने पे ले आएंगे, ये शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए ये बाध्य हो जाएगी। आज हमारी आंदोलन की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन की वजह से और संदेश खाली की माता बहनों की आंदोलन की वजह से सरकार बाध्य हुई है, ममता बनर्जी बाध्य हुई है शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। और चलिए अब आपको खबरें दिखाते हैं 30, 60 और 90 सेकंड में। और सबसे पहले बात संदेश खाली मामले की ही। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली कांड का गिरफ्तार हुआ मुख्य आरोपी शाहजहां शेख रोज आखिर कितना कमाता है, कहां तक फैला है उसका काला साम्राज्य, कैसे 15 द्वीपों पर कब्जा कर बनाया है 1800 करोड़ का यह मालिक। आइए आपको दिखाते हैं TV9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। संदेशखाली की घटना से सुर्खियों में आया शाहजहां शेख को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। TV9 के पास शाहजहां के काले साम्राज्य का काला चिट्ठा है। शाहजहां ने 15 द्वीपों पर अपना साम्राज्य स्थापित कर अरबों की कमाई की है। वो एक दिन में 55 लाख रुपए की मोटी कमाई कर रहा है। इससे साफ जाहिर होता है, अगर शेख शाहजहां एक दिन में 55 लाख रुपया का बिजनेस करता था, मछली बेचता था, एक्सपोर्ट करता था, तो फिर साल भर में करीब 116 करोड़ रुपया का बिजनेस उसका था। और बीते 15 सालों में उसका 1800 करोड़ रुपया का बिजनेस बना है। TV9 संवाददाता रविशंकर दत्ता ने जब शाहजहां शेख की क्राइम कुंडली खंगाली तो पाया कि वो एक नहीं 15 द्वीपों का बादशाह है, जहां उसका कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। संदेश खाली 15 द्वीप से बना हुआ है, 15 आइलैंड्स है इसमें। उसमें मीडिया, पुलिस, नेता, कर्मी सब अभी तक बस 3 जगह पहुंच पाई है। बाकी का जो 12 आइलैंड है वहाँ पे भी क्या ये सेम अवस्था है? हाँ, सेम अवस्था है। এই যে 12টা আইল্যান্ড, ये जो 12 आइलैंड है जहाँ पे अभी तक कोई नहीं पहुंचा है, এখানে কি শেখ শাহজাহানের রাত চলে? হ্যাঁ হ্যাঁ, কম বেশি সব জায়গায় টোটাল ব্লকটাই দুটো ব্লকই চলে। मछली कारोबार कर शाहजहां अरबों कमा रहा है। मैंने तो सुना है 1500 करोड़ की संपत्ति है उसके पास। ये जो घेरी करता है, जो लूटपाट करती है, उससे इतना रुपया उसके पास है। सवाल है कि कैसे शाहजहां इतने दिनों से बसता रहा है, इसके काले कारोबार में कौन साथ देता रहा है। और इस बीच पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को संदेश खाली के हल्दरपारा जा रहे हैं और हाईकोर्ट के आदेश के बाद शुभेंदु को जाने की इजाजत मिली है। कोर्ट ने किस आधार पर इजाजत दी है, इस रिपोर्ट में देखिए। शुभेंदु अधिकारी संदेशखाली में जेलेखाली ग्राम पंचायत के हल्दरपारा का दौरा करना चाहते हैं और इसकी अनुमति के लिए उन्होंने फिर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने अपनी सुनवाई में पाया कि हाल के दिनों में संदेशखाली में शांति है, इसलिए वहां धारा 144 लागू नहीं की जा सकती और नेता विपक्ष एक अन्य विधायक के साथ आज वहां जा सकते हैं। न्यायमूर्ति कौशिक चंदा ने निर्देश दिया कि क्षेत्र का दौरा करने की शर्तें वही होंगी जो हाईकोर्ट ने 20 फरवरी को संदेशखाली की उनकी पिछली यात्रा के लिए बताई थी। और चलिए अब बात करते हैं हिमाचल के सियासी हलचल की। सोर्सेस की माने तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस फिलहाल सीएम सुक्खू को नहीं बदलेगी। इस्तीफे का ऐलान करने वाले नाराज विक्रमादित्य ने फिलहाल अपने इस्तीफे पर जोर नहीं देने की बात कही है। विक्रमादित्य सिंह ने और क्या कहा, ये आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।
बुधवार को हिमाचल प्रदेश में दिन भर सियासी उठापटक को लेकर हलचल तेज रही है। कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की वजह से सुक्खू सरकार पर आया संकट फिलहाल टल गया है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह के इस्तीफे के ऐलान के बाद शिमला पहुंचे कांग्रेस पर्यवेक्षकों की टीम ने विक्रमादित्य सिंह और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष से मुलाकात की। इसके साथ विधायकों और मुख्यमंत्री से भी बात कर संकट का हल निकालने की कोशिश की। मैंने अपना इस्तीफा वापस नहीं लिया है। मैंने ये कहा है कि मैं अपने इस्तीफे को जब तक ऑब्जर्वर्स की फाइनल आउटकम नहीं आता तब तक मैं उसको प्रेस नहीं करूंगा, उस पर इंसिस्ट नहीं करूंगा। पार्टी में नाराजगी का सामना कर रहे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह से उनकी बात हो गई है और मामला सुलझ जाएगा। वो सुलझ गया। मेरे उनसे बजट से पहले बात हुई है और उनको मैंने बताया और उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया और सुलझ जाएगा मामला। पूर्व सीएम दिवंगत वीरभद्र सिंह की पत्नी और प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि जब से सरकार बनी है ये ठीक नहीं चल रही है। वे पार्टी हाईकमान को कई बार बता चुकी हैं, कोई फैसला लेने की वजह से ही ये हालात बने हैं। 1 साल से ऊपर हो चुका है, इन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया, कोई फैसला नहीं लिया, जिसकी वजह से आज हम इन चीजों का सामना कर रहे हैं। बीजेपी क्लेम कर रही है वो सरकार बनाएंगी, कांग्रेस की सरकार गिर रही है। देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार फिलहाल तो बच गई है, लेकिन आगे का संकट बरकरार है। कांग्रेस के लिए आगे क्या है संकट, इस रिपोर्ट में देखिए। हिमाचल प्रदेश में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से नाराज हुए कांग्रेस के 6 विधायकों के बागी तेवर ने कांग्रेस को राज्यसभा चुनाव में बड़ा झटका दिया और बहुमत में होने के बावजूद कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को हार का सामना करना पड़ा। अब सवाल आगे का है। कांग्रेस की शिकायत पर 6 बागी विधायकों को विधानसभा स्पीकर ने बजट सत्र के लिए जारी पार्टी के व्हिप को नहीं मानने पर नोटिस जारी किया है। नंबर जो है अभी भी जो है कांग्रेस पार्टी के साथ है, अभी भी क्योंकि अभी जो एंटी डिफेक्शन लॉ जो अट्रैक्ट करता है, अगर 6 आदमियों की संख्या कम भी कर दी जाए तो 40 में से 34 बचते हैं, वहाँ 25 है। सूत्रों के मुताबिक अगर स्पीकर राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करने पर कांग्रेस के बाकी विधायकों को अयोग्य ठहराते हैं तो वो विधायक अदालत जाएंगे। ये कहेंगे कि राज्यसभा चुनाव में व्हिप जारी नहीं हो सकता, उस आधार पर उन्हें अयोग्य ठहराना गलत है। ऐसे में अदालत कैमरों के बीच बहुमत पर वोटिंग करा सकती है। उस सूरत में आंकड़ा ऐसे हो सकता है: स्पीकर 1, कांग्रेस 33, बीजेपी का आंकड़ा 6 बागी और 3 निर्दलीय के साथ 34 हो जाएगा। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सुक्खू सरकार पर भले ही संकट अभी टल गया हो, लेकिन बीजेपी अपनी रणनीति पर काम कर रही है और सीएम सुक्खू ने कहा कि बीजेपी उनके विधायकों को प्रलोभन देकर ले गई है, जबकि पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने स्पीकर पर पक्षपात के आरोप भी लगाए। पहले तो आपको ये चीज देखनी है कि खराब क्या है, खराब क्या है। नहीं, वो डिस्कशन इससे रिलेटेड है, हमारे जो चुनाव है उससे रिलेटेड डिस्कशन है और कोई डिस्कशन नहीं है। हमारी सरकार सुरक्षित है। हमने क्या नीति बनानी है उसके बारे में वो एडवाइस करते हैं। ये मुझे नहीं पता, ये तो आपको वहाँ के वकील बता। बात को लेकर के जिस तरह से स्पीकर साहब व्यवहार कर रहे हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नैतिकता के आधार पर कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, माने हिमाचल में कुछ ऐसा हो रहा है? ऐसा लगता है कि हिमाचल उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। आप तैयार हैं फिर से एक बार कमान संभालने? ऐसा है, मेरा पार्टी का नेतृत्व तय करता है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी काफी अहम बैठक हो रही है और इस बैठक में सीसी की ये जो बैठक है वो होने वाली है। क्या होता है इस बैठक में और लोकसभा चुनाव के लिए जो उम्मीदवार हैं इसकी पहली सूची में, पहली लिस्ट में कितने नामों का ऐलान हो सकता है, इस पर आप देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले बीजेपी में महामंथन जारी है। उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी में कई दौर की बैठकें हुई हैं। अलग अलग बैठकों के बाद अब अंतिम मुहर आज होने वाली बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लगेगी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में करीब 125 उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे। शाम 6 बजे हो रही इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत CEC के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे।
सूत्रों की माने तो आज CEC की बैठक के बाद बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। बताया जा रहा है कि पहली सूची करीब 125 उम्मीदवारों की होगी। पहली सूची में हारी हुई और कमजोर सीटों के उम्मीदवारों की बहुलता होगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पहली सूची में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जैसे दिग्गज नेताओं के नाम भी शामिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा पहली सूची में राज्यसभा से बनाए गए मंत्रियों के भी नाम होंगे। इस सूची में 3 तरह के उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। एक वो जो VIP सीटें हैं, दूसरे वो जो राज्यसभा से हैं और वो चुनाव लड़ सकते हैं, तीसरे वो जो अभी तक कमजोर सीटें रही हैं। CEC बैठक से पहले कल बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा की अध्यक्षता में 6 राज्यों की कोर ग्रुप कमेटी की बैठक हुई थी। इस बैठक में उम्मीदवारों के चयन पर भी चर्चा हुई थी। हर राज्यों से उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई और उनकी राय ली गई। फिलहाल सबकी निगाहें CEC की बैठक पर लगी हुई हैं। अब देखना होगा कि CEC की बैठक के बाद क्या होता है। पहली सूची में बीजेपी किसे शामिल करेगी। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और राज्य को 17,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। पीएम मोदी आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मध्य प्रदेश में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें सिंचाई, बिजली, सड़क, रेल, जलापूर्ति, कोयला, उद्योग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। पीएम मोदी राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए की कई औद्योगिक परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी मध्य प्रदेश में साइबर तहसील परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे। वे उज्जैन में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का लोकार्पण करेंगे। इस कार्यक्रम का प्रदेश में 500 स्थानों पर सजीव प्रसारण होगा। इधर किसान आंदोलन के दौरान उपद्रव मचाने वालों के पासपोर्ट और वीजा को रद्द किया जाएगा। उपद्रवियों से निपटने के लिए हरियाणा पुलिस ने क्या प्लान तैयार किया है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। किसान MSP की मांग को लेकर अब भी शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। आगे की रणनीति बना रहे हैं। बॉर्डर पार कर दिल्ली कूच के लिए बैठे हैं। इस बीच किसान आंदोलन में उपद्रव मचाने वाले, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले, पत्थरबाजी करने वालों की अब खैर नहीं। अब हरियाणा सरकार उपद्रवियों के साथ सख्ती से निपटने की तैयारी में है। पुलिस ने उपद्रवियों की पहचान की है जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे थे। जो भी इस आंदोलन में हरियाणा की तरफ बढ़कर बैरिकेड तोड़ना या और किसी तरीके का उपद्रव मचाना, ऐसे लोगों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया हमारे CCTV कैमरों से और हमारे ड्रोन के कैमरों से, और जो हमने वीडियो बनाई है उससे भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके उन लोगों के खिलाफ हम लोग हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पासपोर्ट ऑफिस और एम्बेसी में हम लोग उनके वीज़ा और पासपोर्ट जो है उनको रद्द करने के लिए हमने अभी हम जो आदेश है वो हम पारित करने वाले हैं। हरियाणा पुलिस काफी एक्शन में है। अब सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले नहीं बचेंगे। शंभू बॉर्डर पर जो किसान दिल्ली कूच को लेकर जोश में थे, अब उन युवाओं के होश उड़ने वाले हैं। पुलिस बैरिकेड्स तोड़ते या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते नजर आए ऐसे किसानों के लिए अंबाला पुलिस अब सख्त कदम उठाने जा रही है। अंबाला पुलिस ने ऐसे कई किसानों की फोटो और वीडियो साझा की जो बॉर्डर पर उपद्रव कर रहे थे। एक तरफ किसान आंदोलन पर अड़े हैं, शंभू बॉर्डर पर डटे हैं, वहीं पुलिस भी कार्रवाई की मूड में है। उपद्रवियों को सबक सिखाने में लगी है। पासपोर्ट ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और भारतीय एम्बेसी के साथ मिलकर आरोपी युवकों के पासपोर्ट और वीजा रद्द करने की तैयारी है। और अब वक्त हो गया है तेज रफ्तार खबरों का। शुरुआत करते हैं लोकल टू ग्लोबल की। संदेशखाली का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख गिरफ्तार हुआ। 55 दिन बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने मिनाखा इलाके से गिरफ्तार किया। टीएमसी नेता शाहजहां शेख को आज बशीरहाट कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। यौन शोषण, अवैध कब्जे समेत 49 मामलों में आरोपी है शाहजहां शेख। बशीरहाट कोर्ट में पेशी के बाद शाहजहां शेख को ईडी या सीबीआई रिमांड पर ले सकती है। राशन घोटाले में कर सकती है पूछताछ। फैक्ट फाइंडिंग टीम और शुभेंदु अधिकारी को संदेशखाली जाने की इजाजत मिली। कल कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। फिलहाल हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू बने रहेंगे सीएम। पर्यवेक्षक आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को रिपोर्ट सौंपेंगे। खड़गे कल करेंगे आगे फैसला। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला के साथ डीके शिवकुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बैठक। सीएम सुक्खू, विक्रमादित्य समेत सभी विधायक मौजूद रहे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय ऑब्जर्वर्स को मुख्यमंत्री पद के लिए 3 नामों का सुझाव दिया। रोहित ठाकुर, जगत नेगी, हर्षवर्धन के नाम सुझाए।
हिमाचल सरकार का संकट फिलहाल चला, विपक्ष की गैर मौजूदगी में बजट पारित हुआ। विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, सरकार सुरक्षित, विधायकों को वोट ना देकर पार्टी को धोखा दिया। विक्रमादित्य सिंह मेरे छोटे भाई। हिमाचल में सियासी हलचल के बीच मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, सरकार पर कोई संकट नहीं है, जब तक फैसला नहीं तब तक मैं दबाव नहीं डालूंगा। हिमाचल कांग्रेस की प्रमुख प्रतिभा सिंह ने कहा, जब से सरकार बनी थी ठीक से नहीं चल रही थी, हाईकमान समाधान निकालता तो आज हम स्थिति पर ना पहुंचते। 6 भागी विधायकों की अयोग्यता पर स्पीकर ने सुरक्षित रखा फैसला, कारण बताओ नोटिस जारी। व्हिप के बाद भी बजट पारित करते समय नहीं पहुंचे विधानसभा। कांग्रेस के 6 बागी विधायकों के साथ 3 निर्दलीय विधायक पंचकुला में मौजूद। सुरक्षा में हरियाणा पुलिस है तैनात। अयोग्य करार दिए जाने पर कोर्ट जाएंगे कांग्रेस के बागी विधायक। विधायकों के साथ बैठक के बाद बोले डीके शिव कुमार, जनादेश का पालन करेंगे विधायक। बीजेपी जनादेश को कुचलने की कोशिश कर रही है। सियासी संकट पर प्रियंका गांधी का बीजेपी पर हमला, कहा हिमाचल को राजनीतिक आपदा में धकेलना चाहती है बीजेपी। धनबल से जनादेश को कुचलना आदत। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, बजट पारित ना होता तो गिर जाती सरकार। आज बची है, कल नहीं। बेवजह निलंबित किए 15 विधायक, सरकार का कोई भविष्य नहीं। जयराम रमेश ने कहा, हिमाचल में सरकार गिराने की कोशिश हुई, ऑपरेशन लोटस से जनादेश नहीं खो सकते, सरकार को बचाना प्राथमिकता। अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला, कहा सुक्खू सरकार के मंत्री आपस में लड़ रहे हैं, कांग्रेस विधायक अपनी ही सरकार से दुखी, गैर हिमाचली को टिकट देने से एमएलए नाराज। डोनेट्स्क के रामातोरवस्का में रूसी सेना का भीषण हमला, रूसी ग्लाइडिंग एफएबी से बम वर्षा। रूस का यूक्रेन पर घातक प्रहार, हमले के बाद कुपियान से आई तबाही की तस्वीरें। यूक्रेन रोमानिया बॉर्डर पर रूस ने हमला किया। ऑर्ली वका के पास रूसी सेना पर यूक्रेनी ड्रोन ने जोरदार हमला किया। अवदिव्का में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग, यूक्रेन की टैंक ब्रिगेड ने रूसी ठिकानों पर जमकर बम बरसाए। वॉर जोन में यूक्रेनी सेना का जोरदार पलटवार, रूसी ड्रोन पर ताबड़तोड़ हमले का करके ध्वस्त किया। रूस का यूक्रेन पर भीषण हमला हुआ। कुराखोव्स्काया में थर्मल प्लांट पर हमले में जोरदार धमाका हुआ। डोनेट्स्क में रूसी बॉम्बर्स की विध्वंसक बमबारी, चेसव यार में बड़े इलाके को तबाह किया गया। रूस का यूक्रेन पर जबरदस्त हमला हुआ। एमएलआरएस के हमले में तबाह हो गई कई यूक्रेनी पोस्ट। किम जोंग उन ने रूस से भेजे 35 लाख से ज्यादा शेल्स, 6700 कंटेनर्स के जरिए भेजे गए लाखों हथियार। रूस के क्रास्नोयार्स्क में यूक्रेन का ड्रोन अटैक हुआ। पिन पॉइंट अटैक में मारा गया सेरही कॉन्कीव। दिल्ली में आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक, शाम 6 बजे हो रही बैठक में प्रधानमंत्री मोदी समेत सीसी के सभी सदस्य होंगे शामिल। बीजेपी लोकसभा चुनाव की पहली लिस्ट को आज कर सकती है जारी। सीसी की बैठक में करीब 125 उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे। दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवारों के पैनल पर चर्चा हुई। बैठक में नए चेहरों को लेकर मंथन हुआ। आज प्रधानमंत्री मोदी एमपी को 16,961 करोड़ की सौगात देंगे। उज्जैन में लगी दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन। विकसित भारत विकसित एमपी कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करेंगे। पीएम मोदी आज कोल इंडिया की 2 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। कोयले की आपूर्ति और गुणवत्ता बढ़ेगी। 1400 करोड़ की लागत से निर्माण। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 16वीं किश्त को जारी किया। 21,000 करोड़ की राशि को ट्रांसफर किया गया। कहा 2014 से पहले देश के गांव में अराजकता का माहौल था। तमिलनाडु में जमकर बरसे पीएम मोदी, बोले डीएमके झूठा क्रेडिट लेने के लिए आगे रहती है। बच्चे बूढ़े सभी बीजेपी को आशा के साथ देख रहे हैं। महाराष्ट्र के यवतमाल में बोले प्रधानमंत्री मोदी, अगले 5 साल और भी तेजी के साथ विकास होगा। पूरे देश में एक ही आवाज गूंज रही है, अब की बार 400 पार। तमिलनाडु सरकार के विज्ञापन की प्रधानमंत्री मोदी ने भी आलोचना की और इसे वैज्ञानिकों का अपमान बताया। कहा डीएमके ने इसरो में चीन का फ्लैग लगाया, चीन को इसरो का क्रेडिट दे दिया। तमिलनाडु सरकार के इसरो से जुड़े विज्ञापन में चीन के झंडे पर विवाद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने देश की संप्रभुता का अपमान बताया। बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवारों के पैनल में शिवराज, कैलाश विजयवर्गीय के नाम पर चर्चा। सिंधिया, नरोत्तम मिश्रा, पीडी शर्मा का भी नाम सोर्सेस। आज यूपी का दौरा करेगी चुनाव आयोग की टीम। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार संवेदनशील लोकसभा सीटों पर करेंगे बैठक। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की है। अश्विनी वैष्णव, अरुण सिंह ने ज्ञापन सौंपा। 100% बूथों पर वीडियोग्राफी, ऊंची सोसाइटीज के अंदर मतदान केंद्र की मांग। 4 मार्च को एमपी के कैबिनेट मंत्री जाएंगे अयोध्या। सीएम मोहन यादव के साथ सभी मंत्री रामलला के दर्शन करेंगे। छिंदवाड़ा में बीजेपी में जाने की अटकलबाजी पर बोले कमलनाथ, मैंने कभी नहीं कहा बीजेपी में जा रहा हूं, बीजेपी अफवाह फैला रही है।
रूस की नेटो को बहुत बड़ी चेतावनी का विनाशकारी युद्ध को जन्म दे रहा है नेटो। यूक्रेन में नेटो सैनिक आए तो महायुद्ध होगा। रूस को हथियार पहुंचा रहे जापान और ताइवान, चीन के जरिए जापान कर रहा है डिलीवर। जापानी न्यूज एजेंसी ने किया एशिया का दावा। यूक्रेन में सीआईए की सीक्रेट बेस का खुलासा हुआ। रूस से शैडो वॉर की तैयारी में है सीआईए। यूक्रेन में 12 सीक्रेट स्पाई बेस भी बनाए। लैंड माइंस की चपेट में आए रूसी टैंक। 2 रूसी टैंक माइंस की वजह से तबाह हुए। अवदिव्का में रूसी टैंक्स तबाह। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस का परमाणु प्रदर्शन। रूस ने परमाणु मिसाइल की मूवमेंट की। काफिले में रूसी परमाणु मिसाइल सरमद भी दिखी। रूसी हमलों में हर दिन मारे जा रहे 800 यूक्रेनी सैनिक। रूसी रक्षा मंत्री शोइगु ने सैनिकों की मौत पर दावा किया। पटियाला में किसान संगठन की बैठक हुई। किसानों की सभी मांगों पर चर्चा। आज ऐलान। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर उपद्रव करने वाले किसानों का वीजा पासपोर्ट रद्द होगा। अंबाला पुलिस ने तस्वीरें शेयर की। पंजाब के 2 जिलों में इंटरनेट सेवाएं फिर बंद। किसान आंदोलन के चलते 1 मार्च तक संगरूर और पटियाला में इंटरनेट सेवाओं पर रोक। लंदन में बैठे गैंगस्टर कपिल सांगवान ने नफे सिंह हत्याकांड की जिम्मेदारी ली। कहा, जो मेरे दुश्मन से हाथ मिलाएगा उसका अंजाम यही होगा। सीबीआई समन पर बोले अखिलेश यादव। बीजेपी के निशाने पर एसपी। चुनाव के समय नोटिस आते हैं। 2019 में भी मुझे किसी मामले में नोटिस मिला था। लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल गुड्डू जमाली बोले, ये वक्त की जरूरत थी। क्रॉस वोटिंग पर बोले अखिलेश यादव, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। एसटीएफ और पैकेज के लालच में टूटे विधायक। आज दिल्ली में सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे अखिलेश यादव। अवैध खनन के मामले में समन। दिल्ली के एलजी को सीएम केजरीवाल की चिट्ठी। कहा, फैसला ले, दूसरों को दोष ना दे। जल योजना में कोई भूमिका नहीं। दिल्ली आबकारी घोटाले में कविता को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने 13 मार्च तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई। आम आदमी पार्टी विधायक प्रकाश जारवाल दोषी करार। धारा 306 और 120B के तहत दिल्ली की कोर्ट ने दोषी करार दिया। बीजेपी का केजरीवाल पर बड़ा हमला। कहा, आपका मतलब आम आदमी पार्टी नहीं, अराजकतावादी आपराधिक पार्टी है। अपराध करना और अराजकता फैलाना उसका चरित्र है। मुंबई में एमवीए की सीट शेयरिंग को लेकर हुई आखिरी बैठक। संजय राउत का दावा, शरद पवार, उद्धव और कांग्रेस नेतृत्व करेगा ऐलान। मराठा नेता मनोज जरांगे को मिले लोकसभा का टिकट। वंचित बहुजन अघाड़ी के चीफ प्रकाश अंबेडकर ने एमवीए को दिया इस बात का प्रस्ताव। दुश्मनों पर जोरदार प्रहार की तैयारी में आईडीएफ। गोलान हाइट्स में बारूदी माइंस को नष्ट करने का वीडियो सामने आया। दक्षिण लेबनान में आईडीएफ का विध्वंसक प्रहार। रॉकेट लॉन्चर से हमला करके मचाई तबाही। दक्षिण गाजा में इजरायल की कमांडो यूनिट का बड़ा ऑपरेशन। खान यूनिस में हमास को भारी नुकसान की खबर। दक्षिण गाजा में इजरायल की नाहल ब्रिगेड का बड़ा हमला हुआ। गाजा तट पर आईडीएफ ने तबाह किया हमास की टनल। खान यूनिस में हमास लड़ाके पर पिन पॉइंट अटैक हुआ। आईडीएफ के स्नाइपर ने छिपे हमास के लड़ाके को ढेर किया। हूती पर अमेरिका का विध्वंसक हमला हुआ। सेना में हूती के ठिकानों पर बम बरसाए गए। हूती हमलों के पीछे ईरान और हिजबुल्लाह है। यमन से ईरान हिजबुल्लाह के लड़ाके कर रहे हमला। इजरायल की व्यस्त सड़क पर रॉकेट से हमला हुआ। हिजबुल्लाह के हमले से सहमे इजरायली नागरिक। रूस यूक्रेन के बीच सबसे विध्वंसक जंग। यूक्रेन ने रूस के 15 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। हूती पर हमला तेज करेगा अमेरिका। हूती के खिलाफ सैन्य गठबंधन बढ़ाने की तैयारी। हूती की इजरायल को बड़ी धमकी। कहा, गाजा पर हमला रुकने तक रेड सी में अटैक होंगे। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन के घोटाले के मामले में राबड़ी देवी और उनकी बेटी मिसा भारती हेमा यादव को जमानत मिली। युवराज सिंह का आरजेडी पर बड़ा हमला। कहा कि अब तेजस्वी के घर में ही खेला हो रहा है। चुनाव आयोग ने सरकारी विज्ञापनों में शंख चिन्ह के इस्तेमाल पर बीजेडी और सरकार से मांगा जवाब। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के 2 संगठनों पर लगाया 5 साल का बैन। 3 महीने में 4 ग्रुप्स प्रतिबंधित हुए। महादेव बैटिंग ऐप मामले में ईडी की छापेमारी। दिल्ली, बंगाल, मुंबई के 15 ठिकानों पर छापेमारी हुई। राजस्थान के शिक्षा मंत्री बोले, रेप के आरोपी शिक्षकों की संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट में नई याचिका दाखिल। बैरिकेडिंग को हटाने और मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की इजाजत की मांग। लखनऊ की टीले वाली मस्जिद पर मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज। सिविल कोर्ट ने कहा, हिंदू पक्ष का मुकदमा चलने योग्य। मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा, सीए का भारत के मुसलमानों से कोई मतलब नहीं, इसलिए वो घबराए नहीं। झारखंड के जामताड़ा में हादसा। ट्रेन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हुई। ग्रेटर नोएडा के छात्र की गजरौला में हत्या। 4 दोस्तों ने गला घोटकर हत्या को अंजाम दिया। हूती पर अमेरिका का विध्वंसक वार। सना में हूती के ठिकानों पर बॉम्ब बरसाए। हूती हमलों के पीछे ईरान और हिजबुल्लाह। यमन से ईरान हिजबुल्लाह के लड़ाके कर रहे हैं हमले। रॉकेट धमाकों की आवाज से गूंजा उतरी इजरायल पर हिजबुल्लाह ने कत्यूशा रॉकेट भी दागे। हिजबुल्लाह ने बॉर्डर से 16 किलोमीटर अंदर मिसाइलें दागी हैं। देनौन बुरका के इंडस्ट्रियल जोन को निशाना बनाया। गाजा में दाने दाने के लिए मोहताज 23 लाख लोग। कुपोषण से जा रहे गाजा के बच्चों की जान। गाजा में अल-कुद्स ब्रिगेड ने आईडीएफ पर हमले को अंजाम दिया। कई किलोमीटर दूर से इजरायली सैनिक पर फायरिंग हुई। हिजबुल्लाह ने इजरायल के एका इलाके पर हमला किया। रॉकेट हमले में देनौन बुरका में भी भारी तबाही।